नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय आइडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। ट्रंप के विस्तारवादी फार्मूले को कैसे जायज ठहराएंगे दैनिक भास्कर। महाकुंभ के सबक बिजनेस स्टैंडर्ड, संबंधों के कैसेलापन राष्ट्रीय सहारा, बाकी शहर भी तो सुधरे, सुरंग से शक्ति हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। ट्रंप के विस्तारवादी फार्मूले को कैसे जायज ठहराएंगे दैनिक भास्कर। ट्रंप ने कहीं सुरक्षा के नाम पर तो कहीं उच्च शुल्क के बहाने कनाडा ग्रीनलैंड को पनामा नहर पर अमेरिकी कब्जे की बात की है। सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार न करते हुए ट्रंप ने पहली धमकी उन देशों से अमेरिका आने वाले माल पर टैक्स बढ़ाने और आर्थिक मदद बंद करने की दी। अमेरिका की जमीन हड़पने की मंशा अगर सही है तो चीन की विस्तारवादी नीति पर रोक कैसे लगेगी। रूस के यूक्रेन पर या चीन के ताइवान पर या इजराइल के फिलिस्तीन पर दावे को गलत कौन कहेगा। संभव है ट्रंप को अमेरिका जन समर्थन मिले और ट्रंप समर्थक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन भी मजबूत हो, लेकिन क्या अब दुनिया जिसकी लाठी या पैसा उसकी भैंस से चलेगी। क्या कनाडा अपनी संप्रभुता महज इसलिए छोड़ देगा कि कुछ लोग अमेरिका में विलय के हिमायती होंगे। ग्रीनलैंड में दिलचस्पी महज आर्थिक कारणों से है। भारत के 2/3 क्षेत्रफल वाले दुनिया के इस सबसे बड़े आइलैंड की आबादी 57,000 है और प्रति व्यक्ति आय भारत से 20 गुना, अमेरिका से दोगुनी, जिसका कारण है वहाँ का प्रचुर खनिज व जैविक वैविध्य। लेकिन डेनमार्क की संवैधानिक औपचारिक अधीनता में रहते हुए भी स्वायत्ता ग्रीनलैंड के लोगों में स्वाधीनता की अद्भुत उत्कंठा है। इसका प्रदर्शन उन्होंने 2008 में अपनी स्वायत्ता को और विस्तार देकर किया। यह भी संभव है कि एक बार अमेरिका से जुड़ने को इस तर्क के साथ तैयार हो कि निवेश से इस ठंडे आइलैंड का बहुआयामी विकास होगा। इसलिए डेनमार्क ने भारी निवेश की घोषणा भी की है। यहाँ 3 माह बाद के चुनाव भविष्य तय करेंगे। पनामा और कनाडा को टैक्स और आर्थिक मदद रुकने का खौफ रहेगा। कनाडा का क्षेत्रफल अमेरिका से ज्यादा है। क्या चांद पर पहुंची मानव सभ्यता की परिणति पौराणिक मत्स्य न्याय में होगी। महाकुंभ के सबक बिजनेस स्टैंडर्ड। सोमवार को महाकुंभ मेला आरंभ हो गया और यह अगले 45 दिन तक चलेगा। यह मेला संगठनात्मक क्षमता और सरलता की कामयाबी है। अनुमान है कि यहाँ 40 करोड़ लोग पहुंचेंगे, जो ऐतिहासिक रूप से मनुष्यों का सबसे बड़ा जुटान होने जा रहा है। पहले दिन सुबह 9:30 बजे के पहले 60 लोग वहां पहुंच चुके थे और उन्होंने इलाहाबाद में गंगा और यमुना के पवित्र संगम पर स्नान भी कर लिया। मंगलवार को यानी मकर संक्रांति के दिन ही इस आंकड़े को पीछे छूट जाने की पूरी संभावना है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का प्रबंधन करना एक असाधारण चुनौती है, परंतु भारत का हर बार कुंभ या महाकुंभ के अवसर पर ऐसी चुनौती से पार पाने में सफल रहता है। कुछ लोग इसे उत्सव का अवसर मानते हैं, बल्कि आशावाद का। अगर राज्य बिना किसी गड़बड़ी के इतना बड़ा और वैश्विक महत्व का आयोजन कर लेता है तो यकीनन शासन व्यवस्था में समग्र सुधार की भी पूरी संभावना मौजूद है। इन बातों का अर्थ यह नहीं कि ऐसे मिशनों की वास्तविक उपलब्धि को नकार दिया जाए, खासतौर पर महाकुंभ की उपलब्धि को। इसके बजाय जरूरत यह है कि उससे निकलने सबकों का बाहर इस्तेमाल किया जाए। उदाहरण के लिए, अगर मिशन को इसलिए कामयाबी मिली कि अफसरशाहों को इसमें उनकी विशेषज्ञता के कारण चुना गया, तो इसे सरकार के अन्य क्षेत्रों में कैसे अपनाया जा सकता है। अगर मिशन मोड में अपनाए गए कार्यक्रम कतिपय नियमन के कारण होने वाली देरी से बचने में कामयाब रहे, तो क्या उन नियामकों को हर क्षेत्र में परियोजना क्रियान्वयन पर नजर नहीं डालनी चाहिए। अगर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच के संपर्क ऐसे मिशन मोड के कार्यक्रमों में सही ढंग से प्रतिबंधित किए जा सकते हैं, तो क्या अन्य जगहों पर इसे नहीं आजमाया जा सकता है। इसके बजाय अक्सर मिशन की कामयाबी को व्यक्तिगत श्रेय में डाल दिया जाता है। उन्हें किन्हीं खास प्रशासकों या अफसरशाहों की कामयाबी बता दिया जाता है, जबकि इन्हें भारतीय राज्य के समस्याओं से निपटने के तरीके के रूप में देखना जाना चाहिए। राजनेता ऐसे राज्य से संतुष्ट हो सकते हैं जो मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन भरे, भले ही वे अन्य मामलों में पिछड़ा रहे। ऐसा इसलिए कि राजनीतिक चयन और प्राथमिकताओं का महत्व ऐसी व्यवस्था में बढ़ जाता है, परंतु औसत नागरिक के जरिए से देखें तो यह सही नहीं है कि महाकुंभ मेले का जश्न मनाना चाहिए, लेकिन इसकी कामयाबी से ये सभी सबक लेने की भी जरूरत है। संबंधों का कसैलापन राष्ट्रीय सहारा। संबंधों में कसैलापन। बांग्लादेश के शेख हसीना अपदस्थ होने के बाद से दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट जारी है। ताजा मामला मसला सीमा पर तारबंदी को लेकर उपजा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने रविवार को भारतीय उच्चायुक्त प्रणय
बर्मा को जिस वजह से तलब किया, वह इस छोटे से मुल्क की भारत के प्रति कटुता को जाहिर करने के लिए काफी है। आरोप लगाया गया कि भारतीय द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन करते हुए सीमा पर 5 स्थानों पर तारबंदी की कोशिश कर रहा है। दरअसल बांग्लादेश हमेशा से सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की कार्रवाई का विरोध कर रहा है। हमेशा से सीमा पर बीएसएफ की बीजीबी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश से भिड़ंत होती रही है। कई बार बांग्लादेशी नागरिक अवैध तरीके से सीमा पार कर भारत घुसने की कोशिश करते हैं। स्वाभाविक है की पुष्टि करने के लिए काफी है कि अब बांग्लादेश किसी और देश द्वारा निर्देशित हो रहा है। वहां बरसों से रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जब तक का सबसे बुरा व्यवहार हुआ है। कई लोग मारे गए, कईयों से लूटपाट की गई और सब कुछ छीन लिया गया। यह सब कुकर्म उस देश में और उस समुदाय के साथ किया गया जिसने इस देश को बनाने के लिए हर तरह की कुर्बानियां दी। इस देश में शक नहीं कि पाकिस्तान और चीन के बाद बांग्लादेश ही ऐसा पड़ोसी है जिसने भारत को चोट पहुंचाई। लिहाजा भारत को अब नए सिरे से इस बारे में मंथन करने की दरकार है। भारत जानता है कि सीमा पर गड़बड़ी को नजरअंदाज करना इसके साथ बड़ी मुसीबत बन सकता है, इसलिए उस मोर्चे पर सख्ती जरूरी है। बांग्लादेश छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर माहौल को खराब करने की साजिश में जुटा है। भारत भी इस बात को समझता है, इसलिए वह भी फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहा है। बहरहाल ज्यादा नरमी से पेश आने के कारण ही बांग्लादेश का निजाम बदमिजाज पर आतुर है। चुनाचे भारत को अपने हित के लिए उंगली टेढ़ी करनी चाहिए, बाकी शहरी भी तो सुधरे। भारत के शीर्ष 3 शहरों में बेंगलुरु को महिलाओं के लिए सामाजिक व औद्योगिक समावेश में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाला माना गया है। तमिलनाडु के 8 शहरों को इस सूची में स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें कामकाजी महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित समावेशी शहरों में दूसरे नंबर पर राज्य की राजधानी चेन्नई है, जो बीते साल के सर्वेक्षण में पहले पायदान पर थी। लिंग समावेशी क्षेत्र के तौर पर 25 में से 16 शहर दक्षिण भारत के हैं। यह सर्वेक्षण महिलाओं के कामकाज, उनके रहने की जगह, आगे बढ़ने के तरीकों के आधार पर लिया गया। कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, वेल्लोर, मदुरै, सेलम, इरोड, तिरुप्पुर भी इस सूची में शामिल है। देश में महिलाओं के लिए शीर्ष शहरों के सूचकांक आदर्श शहरों व सर्वोत्तम चलन की पहचान करता है। महिलाओं के प्रति और उन्हें आगे बढ़ाने के मार्ग प्रशस्त करने में शहरों के मूल सिद्धांत व सांस्कृतिक ताने बाने की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का दावा है कि भारत के औद्योगिक महिला कार्यबल का 40% हिस्सा तमिलनाडु से आता है। देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर लगाम कसने में बुरी तरह असफल सरकारों के लिए इस तरह के अध्ययन फौरी तौर पर राहत दे सकते हैं, मगर हकीकत यह है कि देश भर में प्रतिवर्ष तकरीबन 4 लाख से अधिक मामले महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में दर्ज होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हर 15वें दिन बलात्कार की घटना दर्ज होती है, जिसमें राजस्थान शीर्ष पर है। उपमत्र क्रमशः दूसरे तीसरे स्थान पर है। कामकाजी महिलाओं के खिलाफ कार्यस्थल पर होने वाले शोषण के खिलाफ कानून लागू होने के बावजूद सुरक्षित वातावरण मिलना बेहद दुष्कर है। हालांकि उक्त सर्वेक्षण में अध्ययन के लिए चुने गए शहरों के परिवेश व सांस्कृतिक महत्व को भी देखना जरूरी है, क्योंकि दक्षिण के राज्यों में उत्तर की वनस्पति शिक्षा अधिक और लैंगिक विषमता भी कम है। असल सवाल यह होना चाहिए कि महिलाओं के लिए सुरक्षित शहरों के तौर तरीकों के अन्य राज्य सरकारें भी अपनाने का प्रयास करें। इससे महिला कार्यबल की क्षमता भी बढ़ सकती है। वे उत्कृष्टतापूर्ण नतीजे देने में सफल होंगे, जो राष्ट्र की उन्नति व समृद्धि की महती भूमिका निभा सकता है। सुरंग से शक्ति हिंदुस्तान। कश्मीर के गांदरबल जिले में 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन सुखद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अगर स्वयं इस सुरंग का उद्घाटन किया है तो इसकी उपयोगिता भी सहज ही समझा जा सकता है। इस सुरंग का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व बहुत ज्यादा है। राजनीतिक महत्व इसलिए है कि इसमें जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को बल मिलेगा। आर्थिक महत्व इसलिए है कि सुरक्षा से इस केंद्र शासित प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। यहाँ आने के लिए उद्यमी आकर्षित होंगे, रोजगार में वृद्धि होगी। यहाँ आने इसलिए रोजगार में वृद्धि होगी। सामाजिक महत्व इसलिए है कि वहां लोगों को परस्पर दूरी का जो गहरा एहसास होता था वह कम होगा। पहाड़ों पर सफर करना आसान नहीं होता और साल के 3-4 महीने संपर्क टूटा रहता है। अतः यह सुरंग बहुत काम की साबित होगी। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे, जिससे पता चलता है कि स्थानीय सरकार और केंद्र सरकार के बीच कैसे तालमेल के साथ मूलभूत ढांचा का विकास आगे बढ़ रहा है। इस 2 लेन की सुरंग ने गांदरबल जिले में गगननीर और सोनमर्ग को जोड़ दिया है। विशेष रूप से सोनमर्ग की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। कुछ दशक पहले तक कश्मीर में ऐसी किसी सुरंग की कल्पना भी असंभव थी, लेकिन
लेकिन अब देश इतना सक्षम है कि वह सिर्फ एक सुरंग 2700 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर सकता है। दरअसल देश को मजबूती से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण अनिवार्य हो गया है। समुद्र तल से 8650 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित यह सुरंग किसी भी मौसम में बाधित नहीं होगी। इसे न भूस्खलन का खतरा होगा, न हिमस्खलन का। जब वंचित इलाकों को बेहतर सड़कों से जोड़ा जाता है, तब लोग भी इससे ज्यादा जुड़ने के लिए प्रेरित होते हैं। वर्षों तक यह इलाका आतंकवाद की वजह से पीड़ित रहा है। अब यह धारणा रही है कि यहाँ आतंकवाद कोई भी विकास कार्य नहीं होने देंगे। हालांकि भारतीय राज्य की मजबूती ने देश पर लगाम लगाने का काम कर दिया है। इस विशेष परियोजना के देख रेख करने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड की तारीफ होनी चाहिए। सरकारी संस्थाओं की तारीफ के साथ ही निजी क्षेत्र की उन कंपनियों की भी प्रशंसा करनी चाहिए जो ऐसी दुर्गम परियोजनाओं को के सपनों को साकार करने में जुटी हैं। उन मजदूरों की भी तारीफ होनी चाहिए जो जान जोखिम में डालकर कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। कश्मीर में एक और विशेष सुरंग परियोजना के पूरी होने का इंतजार है। जोजिला सुरंग का निर्माण साल 2028 तक पूरा हो जाएगा, जिससे श्रीनगर और लद्दाख के बीच 49 किलोमीटर से घटकर 43 किलोमीटर हो जाएगी। इतना ही नहीं, पुरानी सड़कों पर महज 30 किलोमीटर से गति वाहन दौड़ते हैं, परंतु सुरंग के अंदर गाड़ियों की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी। यह जानना उत्साह जगाता है कि जम्मू कश्मीर में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से सड़क परियोजनाओं पर काम हो रहा है। इतना ही नहीं, रोपवे और केबल कार चलाने के करीब 22 प्रस्ताव हैं, जिन्हें 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाना है। जम्मू कश्मीर के पर्यटन में 4 गुना बढ़ोतरी का अनुमान है, जिससे जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर और समृद्ध होगा। जाहिर है, कश्मीर बुनियादी मजबूती के साथ अमन चैन की ओर बढ़ रहा है। धन्यवाद।